शैक्षिक दर्शन की जो प्रक्रिया होती है, शैक्षिक दर्शन की प्रक्रिया में मैंने आपको समझाया था शिक्षा और दर्शन है। शिक्षा और दर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दर्शन, और दर्शन में भी दर्शन दो प्रकार के होते हैं। दर्शन जब दो प्रकार के होते हैं तो एक होता है आपका पाश्चात्य दर्शन और दूसरा आपका होता है भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन। जब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको समझाया था पाश्चात्य दर्शन की प्रवृत्तियों में पाश्चात्य दर्शन के 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा होता है? तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के बाद होता है दूसरा ज्ञान मीमांसा, और ज्ञान मीमांसा के बाद तीसरा होता है आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा होता है। तत्व मीमांसा को मैंने आपको समझाया था, तत्व मीमांसा किसी भी विषय वस्तु की प्रकृति होती है। ज्ञान मीमांसा किसी भी विषय का तर्क या ज्ञान या बुद्धि का प्रयोग होता है। आचार मीमांसा जो होती है सही गलत उचित अनुचित का निर्णय होता है। पाश्चात्य दर्शन में ये जो 3 क्षेत्र बताए गए हैं इन्हीं के आधार पर सारी संकल्पना होती है। अब देखिए इसके बाद पाश्चात्य दर्शन में मैंने आपको बताया था पाश्चात्य दर्शन में 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो आपका होता है वो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन होता है। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहले है आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद के बाद दूसरा दर्शन है आपका यथार्थवाद। यथार्थवाद के बाद तीसरा दर्शन है आपका प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के बाद चौथा दर्शन है आपका प्रयोजनवाद। ये 4 आपके प्राचीन पाश्चात्य दर्शन है। उसके बाद 3 आपके फिर दूसरा जो दर्शन होता है वो मध्यकालिक पाश्चात्य दर्शन होता है। मध्यकालिक पाश्चात्य दर्शन की प्रवृत्तियों में 2 दर्शन होता है। एक होता है अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद के बाद दूसरा आपका होता है मार्क्सवाद, और तीसरा जो होता है वो आपका समकालिक पाश्चात्य दर्शन होता है। समकालिक जो पाश्चात्य दर्शन होता है उसमें आपका है तार्किक विश्लेषणवाद। तार्किक विश्लेषणवाद के बाद दूसरा होता है विधेयात्मक सापेक्षवाद, और विधेयात्मक सापेक्षवाद के बाद तीसरा होता है आपका अनुभववाद। देखिए इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन है। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन की प्रक्रिया में मैंने आपको समझाया था चाहे आप आदर्शवाद पढ़ने जाए, यथार्थवाद पढ़ने जाए, प्रकृतिवाद पढ़ने जाए, प्रयोजनवाद पढ़ने जाए, कोई भी दर्शन आप पढ़ने जाए, कोई भी दर्शन जब भी आप पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले किसी भी दर्शन में आपको बताना होता है शिक्षा क्या है। जैसे आदर्शवाद की शिक्षा क्या है, यथार्थवाद की शिक्षा क्या है, प्रकृतिवाद की शिक्षा क्या है, प्रयोजनवाद की शिक्षा क्या है। दूसरी चीज उस शिक्षा का अर्थ क्या है, आदर्शवाद का अर्थ क्या है, यथार्थवाद का अर्थ क्या है, प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है, प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है। उसके बाद तीसरी चीज प्रत्येक दर्शन के जो दार्शनिक होते हैं। चौथी चीज उस दर्शन का, जैसे आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य, प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य, प्रयोजनवादी, हर दर्शन के शिक्षा का उद्देश्य होता है। फिर शिक्षण में सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम के बाद फिर आपका इसमें शिक्षण विधियां आती हैं। शिक्षण विधियों की प्रक्रिया के बाद फिर आपका इसमें शिक्षक आता है। शिक्षक के बाद फिर आपका इसमें स्टूडेंट शिक्षार्थी आता है, और शिक्षार्थी के बाद फिर आपका इसमें स्कूल आता है। विद्यालय के बाद फिर आपका इसमें अनुशासन आता है, और अनुशासन की प्रक्रिया के बाद आपका इसमें अन्य आता है। इतनी प्रक्रिया आपको प्राचीन पाश्चात्य दर्शन के प्रत्येक दर्शन में, चाहे आदर्शवाद हो, यथार्थवाद हो, प्रकृतिवाद हो, प्रयोजनवाद हो, कोई भी दर्शन हो ये लागू ही करना पड़ेगा। अब जैसे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आदर्शवादी दर्शन। आदर्शवादी जो दर्शन है, आदर्शवादी दर्शन इंग्लिश का आइडियलिज्म शब्द बना। आइडियलिज्म जो शब्द बना ये आइडिया शब्द से बना। आइडिया जो शब्द बना ये प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज से बना, जिसको हम प्लेटो का विचारवादी सिद्धांत कहते हैं। इस दर्शन मतलब आदर्शवादी दर्शन की सुकरात ने शुरुआत की, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप में सिस्टमैटिक तरीके से रखने का काम प्लेटो ने किया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिका में इसको डिस्क्राइब किया, इसको बतलाया। उसके बाद आदर्शवादी दर्शन में यह एक ऐसा दर्शन है जो आध्यात्म केंद्रित प्रवृत्तियों को मानता है, आध्यात्मिकता को मानता है, और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के आधार पर ही कोई भी कार्यक्रम संचालित करता है। जब आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के आधार पर कोई भी काम संचालित करता है
तो इसका अंतिम लक्ष्य होता है वो आध्यात्म की प्राप्ति करना होता है। इसीलिए आदर्शवाद की तत्व मीमांसा है, तो आदर्शवाद की तत्व मीमांसा में आदर्शवाद ने दो प्रकार के जगत स्वीकार किए, एक वस्तु जगत स्वीकार किया, एक विचार जगत स्वीकार किया। वस्तु जगत होता है इस जगत में जहां हम रहते हैं, और विचार जगत जो होता है वो पारलौकिक सत्ता होती है जहां ईश्वर रहता है या जो हमारे विचार केंद्रित होती है। इन्होंने दोनों प्रकार के जगत को माना, लेकिन वस्तु जगत की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना किसो? विचार जगत को। उसके बाद तत्व मीमांसा के बाद दूसरी चीज आती है इसमें ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा जो होती है ना, इन्होंने कहा अपनी ज्ञान मीमांसा में वह ज्ञान सत्य है जो विचार केंद्रित हो और ये इंद्रिय केंद्रित ज्ञान को या इंद्रियों से प्रदत्त ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। फिर तीसरा जो इनका दर्शन होता है वो आचार मीमांसा होता है। आचार मीमांसा के क्षेत्र में अंतिम रूप से इन्होंने आत्मानुभूत किसी भी बच्चे को आप आत्मानुभूत की प्राप्ति कराओगे और इस आत्मानुभूत के माध्यम से ही किसी बच्चे को आध्यात्मिक तक पहुंचाओगे। देखो, पाश्चात्य दर्शन में जो आदर्शवाद है, भारतीय दर्शन में वही प्रक्रिया वेदांत की है। वेदांत दर्शन में भी अंतिम रूप से सत्य माना आदिगुरु शंकराचार्य ने। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। तो इसीलिए अंतिम रूप से एकमात्र सत्ता जो है आध्यात्मिकता को प्राप्ति करना है, लेकिन किसी बच्चे को आत्मानुभूत करा के। आत्मानुभूत की प्रक्रिया के लिए इन्होंने सत्यम, शिवम और सुंदरम तीन मूल्य माने हैं। इसमें आदर्शवादी दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है उद्देश्य है। इनका उद्देश्य सर्वोपरि है और ये सब कुछ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, और अंतिम रूप से इनका उद्देश्य है किसी बच्चे की आध्यात्मिकता की प्राप्ति कराना। उद्देश्यों के पश्चात इन्होंने अपने यहाँ जो भी प्रक्रम स्वीकार किए उसमें जो पाठ्यक्रम स्वीकार किए, पाठ्यक्रम के अलावा जो भी शिक्षण विधियां स्वीकार की, ऐसे पाठ्यक्रम और ऐसे शिक्षण विधियां स्वीकार की जो आध्यात्म केंद्रित है, आध्यात्मवादी विचारधारा को स्वीकार करता है और आध्यात्म के आधार पर ही कोई सी भी बच्चे को शिक्षा दिलाने का समर्थन करता है। आइडियलिज्म जो है आदर्शवाद एकमात्र ऐसा दर्शन है जो शिक्षक केंद्रित है। यहाँ पर शिक्षक को देवतुल्य माना जाता है। शिक्षक ही वह माध्यम है जहाँ जिसके आधार पर कोई भी विद्यार्थी अपने विकास को आगे बढ़ा सकता है। अगर शिक्षक नहीं है तो आदर्शवादी दर्शन किसी प्रकार की शिक्षा का उल्लेख नहीं करता। शिक्षार्थी वह है जो शिक्षक पर आंख बंद करके बिना संदेह के विश्वास करे। और इन्होंने विद्यालय की सत्ता को भी स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने विद्यालय की सत्ता को स्वीकार किया कि विद्यालय का वातावरण ही देवत्व को प्राप्ति करने का स्थान है। अनुशासन में इन्होंने आदर्शवादी दर्शन की अनुशासन में इन्होंने प्रभावात्मक अनुशासन की व्याख्या की, प्रभावात्मक अनुशासन को माना है। तो ये आपका आदर्शवाद। आदर्शवादी प्रवृत्ति के बाद देखो, आदर्शवाद का जो जन्मदाता था वो सुकरात था, लेकिन वास्तविक रूप में इसका शिक्षा में श्री गणेश किया प्लेटो ने। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। अरस्तु ने जब प्लेटो से शिष्यता ली होगी तो प्लेटो क्योंकि आदर्शवाद का था और प्लेटो आदर्शवाद का था तो प्लेटो ने आदर्शवाद में आध्यात्मिकता को जन्म दिया। तो अरस्तु ने जब शिष्यता ली होगी तो आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की शिक्षा ली होगी। तो इसीलिए अरस्तु ने जब आध्यात्मिकता की शिक्षा ली तो सबसे पहले उसने आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को स्वीकार किया। उसके बाद आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में उसने विज्ञान को जोड़ दिया और इसके पश्चात इसने जो दर्शन बनाया वो दर्शन यथार्थवाद हो गया। मतलब यथार्थवादी दर्शन जो है उसमें आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों का समावेश है। आध्यात्मिकता और विज्ञान का समावेश करने के बाद यथार्थवाद शब्द बना। यथार्थवाद जो शब्द है ये इंग्लिश का रियलिज्म शब्द है जो रेस शब्द से बना, और रेस शब्द का मतलब होता है वस्तु। यथार्थवादी प्रवृत्तियों में अगर हम यथार्थवादी दर्शन की व्याख्या करें तो यथा धन अर्थ धनवाद। यथा का मतलब जैसे, अर्थ का मतलब अर्थ, वाद का मतलब वस्तु। जो वस्तु जैसे है उसे उसी रूप में स्वीकार करना ही यथार्थवाद है। यथार्थवादी दर्शन भी तत्व मीमांसा स्वीकार करता है और तत्व मीमांसा में ये भी दोनों प्रकार, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तु जगत और विचार जगत आदर्शवाद दोनों प्रकार की सत्ता को स्वीकार करता है, यथार्थवाद भी दोनों प्रकार की सत्ता को स्वीकार करता है, वस्तु जगत और विचार जगत। लेकिन आदर्शवाद ने वस्तु की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना विचार को, जबकि यथार्थवाद ने विचार की अपेक्षा माना महत्वपूर्ण वस्तु को। दूसरा, इनकी ज्ञान मीमांसा में ये विचार केंद्रित सत्य स्वीकार करते हैं
इनकी यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा में यथार्थवादी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को सत्य स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष को मानते हैं। ऐसा ज्ञान सत्य है जो इंद्रियों से प्राप्त हो, और इंद्रियां 11 होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन होता है, वह इंद्रिय होती है। उसके बाद अंतिम रूप से आचार मीमांसा जो है, आचार मीमांसा में सही गलत के रूप में इन्होंने मनुष्य को सुखी बनाना यथार्थवादी दर्शन का लक्ष्य माना। लेकिन मनुष्य को सुखी बनाने के लिए इन्होंने इंद्रिय प्रशिक्षण की बात की, इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का बात किया। यथार्थवाद एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसने सबसे पहली बार व्यावसायिक शिक्षा की बात की। यथार्थवाद में वस्तुवादी प्रवृत्तियों को स्वीकार करता है यह दर्शन। ये प्रत्येक चीजों को वस्तु रूप में, जैसे अगर हम आदर्शवाद को एक शब्द में कहें तो आदर्शवाद एक शब्द में विचार है और यथार्थवाद एक शब्द में वस्तु है, तो ये वस्तुवादी प्रवृत्तियों को स्वीकार करता है। यथार्थवाद में शिक्षक उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आदर्शवाद में है, लेकिन शिक्षक की भूमिका उतनी कमजोर भी नहीं है जितनी प्रकृतिवाद में है। यथार्थवादी शिक्षण व्यवस्था में यह दर्शन स्त्री शिक्षा को भी स्वीकार करता है, और स्त्री शिक्षा को स्वीकार करने की प्रक्रिया के अलावा यथार्थवाद जो है सह शिक्षा का भी समर्थन है, जबकि आदर्शवाद जो है वो सह शिक्षा का समर्थन नहीं है। अब देखिए, आदर्शवाद में आध्यात्मिकता थी, आदर्शवाद की आध्यात्मिकता को आगे जब केंद्रित कर दिया गया, तो आदर्शवाद की आध्यात्मिकता को लेकर जब आध्यात्मिकता में विज्ञान को जोड़ दिया गया, तो अरस्तु ने यथार्थवादी प्रवृत्तियों को स्वीकार किया। अब इसी विज्ञान के आधार पर जब प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो इसी विज्ञान से प्रकृतिवादी व्यवस्था का जन्म हो गया। प्रकृतिवादी व्यवस्था का जब जन्म हो गया, तो प्रकृतिवाद का जन्मदाता था रूसो। रूसो ने प्रकृतिवादी व्यवस्था को जन्म दिया। रूसो के अलावा दूसरा इसमें सबसे बड़ा दार्शनिक जो मिलता है वो रॉस का नाम मिलता है। तो रूसो ने प्रकृतिवादी व्यवस्था के आधार पर स्वीकार की इसकी व्यवस्था। यह एक ऐसा दर्शन है जो किसी भी प्रकार के लौकिक या अलौकिक किसी भी प्रकार की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, और प्रकृतिवाद जो है ये प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था को स्वीकार करता है। प्रकृतिवाद प्रत्येक चीजों को पदार्थजन्य सत्ता के रूप में मानता है और पदार्थ के आधार पर प्रक्रिया संचालित करता है। प्रकृतिवादी तत्व मीमांसा जो है, प्रकृतिवादी तत्व मीमांसा केवल और केवल प्रकृति को ही इस संसार के रूप में स्वीकार करती है, प्रकृति के अलावा किसी भी चीज को संसार के रूप में नहीं स्वीकार करती। इनका जो ज्ञान मीमांसा है, इनका ज्ञान मीमांसा है कि ऐसा ज्ञान जो प्रकृति से सत्य हो उसी को सत्य स्वीकार किया जाएगा, और ऐसा ज्ञान जो प्रकृति से सत्य ना हो उसको सत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनकी आचार मीमांसा में देखिए, जैसे आदर्श यथार्थवाद की भी आचार मीमांसा है कि मनुष्य को सुखी बनाना, लेकिन यथार्थवाद की आचार मीमांसा मनुष्य को सुखी बनाने के लिए इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देती है, जबकि आचार मीमांसा जो प्रकृतिवाद की है, प्रकृतिवाद की आचार मीमांसा जो है ये भी मनुष्य को तो सुखी बनाना चाहती है, लेकिन मनुष्य को सुखी बनाने के लिए इसने कहा प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को सुखी बनाए। जैसे आजकल आप देखते होंगे, मैं देखता हूं कि हम ढेर सारे अपने व्यक्तिगत जीवन में बिजी हैं, लेकिन प्रकृति से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मनुष्य को सुखी बनाने की जो व्यवस्था है वो प्रकृति प्रदत्त है। जो प्रकृतिवादी दर्शन है, प्रकृतिवादी दर्शन औपचारिक शिक्षा का विरोधी दर्शन है, और औपचारिक शिक्षा का विरोधी दर्शन होने के कारण ही प्रकृतिवाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मानता है, किसी भी प्रकार के औपचारिक विद्यालय को स्वीकार नहीं करता, किसी भी प्रकार के विद्यालय की समय सारणी को स्वीकार नहीं करता, किसी भी प्रकार के औपचारिक पाठ्यक्रम याद रखना और औपचारिक शिक्षण विधियों को स्वीकार नहीं करता। इसी के आधार पर मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चॉक और टॉक से इतर, चाक और टाक से इतर शिक्षा की व्यवस्था। तो चाक और टाक, चाक का मतलब होता है जो ब्लैक बोर्ड और मार्कर होते हैं, टाक का मतलब होता है जो औपचारिक रूप से शिक्षक कक्षा के अंदर बच्चे को समझाता है, व्याख्यान देता है। तो चाक और टॉक से इतर शिक्षा की व्यवस्था प्रकृतिवादी दर्शन करता है। प्रकृतिवाद एक ऐसा दर्शन है जो शिक्षक को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था में सबसे मुख्य इसका जो फिलोसफर्स है रूसो है। रूसो ने शिक्षक को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, और इन्होंने कहा बच्चे को प्रकृति की स्वतंत्र गोद में छोड़ दीजिए, बच्चा खुद ब खुद सीख लेगा।
जब बच्चा खुद से सीख लेगा, इसी के आधार पर शिक्षक का यहाँ गौण स्थान हुआ और इसी कारण से इस शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा भी कहा जाता है। इसमें निषेधात्मक शिक्षा में शिक्षक को गौण स्थान देकर महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब देखिए, जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद आध्यात्मिकता को मानता है, प्रकृतिवाद जो है ये विज्ञान को मानता है, और प्रकृतिवाद जब विज्ञान को मानता है तो ऐसा दर्शन जो विज्ञान को मानेगा वो आध्यात्म को नहीं मानेगा, और ऐसा दर्शन जो आध्यात्म को मानेगा वो विज्ञान को नहीं मानेगा। इसीलिए आदर्शवाद और प्रकृतिवाद एक दूसरे के परस्पर विरोधी दर्शन बनकर उभरे। और आदर्शवाद में जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आदर्शवाद जो था वो शिक्षक केंद्रित व्यवस्था था, तो यहाँ पर शिक्षक को गौण रूप में रख दिया गया। और प्रकृतिवाद एक ऐसा दर्शन है जो शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार करता है। साथ ही साथ प्रकृतिवादी शिक्षण व्यवस्था में स्त्री शिक्षा का भी लगभग निषेध किया गया है और स्त्रियों की दयनीय स्थिति इस दर्शन में उभरी है। लेकिन कुछ आधार पर यह दर्शन जो है स्त्रियों की शिक्षा का बाद में समर्थन करता है। आदर्शवादी दर्शन की प्रवृत्तियों में यह विद्यालय को तो स्वीकार करता है पूरी तरीके से, लेकिन प्रकृतिवाद में उस विद्यालय को उतना महत्वपूर्ण ना मानते हुए औपचारिक रूप से विद्यालय का निषेध किया गया और अनौपचारिक रूप से प्रकृति को ही यहाँ विद्यालय के रूप में स्वीकार किया गया और प्रकृति के आधार पर ही प्रक्रिया संचालित हुई। जो आपका प्रकृतिवादी दर्शन है, प्रकृतिवादी दर्शन की प्रक्रिया में प्रकृतिवादी दर्शन में अनुशासन होता है। प्रकृतिवादी दर्शन में जो अनुशासन है ये भी प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में देखिए, नॉर्मल कंडीशन में किसी भी दर्शन में दंड का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन प्रकृतिवाद में एक दार्शनिक है जेरेमिया। जेरेमिया ने कहा जितना अधिक आप किसी भी बच्चे को दंडित करेंगे बच्चे में उतना सुधार होगा। एक दूसरे दार्शनिक थे हक्सले। हक्सले ने प्रकृतिवादी दर्शन में जो अनुशासन था, अनुशासन का विरोध किया और अनुशासन का विरोध करके कहा कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनुशासन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति किसी काम को अगर किसी व्यक्ति ने अनजाने में किया, जानबूझकर नहीं किया, उसके लिए भी वही दंड देती है, वही अनुशासन होता है। और कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर कोई काम करता है तो उसके लिए भी वही अनुशासन होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति है चोरी करने जा रहा है। जब कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है तो प्रकृति ने उसको दंड देने के लिए आंधी तूफान चलाना शुरू किया, लेकिन उसी समय यदि कोई पंडित या कोई भी व्यक्ति धर्म का काम करने जा रहा है, आंधी तूफान आएगा तो वह व्यक्ति भी तो परेशान हो जाएगा। इसलिए इस दर्शन के अनुशासन को स्वीकार नहीं किया गया। अब देखिए, इसी तरीके से अगर हम एक एक शब्दों में व्याख्या करें तो मैंने आपको बताया आदर्शवाद को हम विचार कह सकते हैं, यथार्थवाद को हम वस्तु कह सकते हैं, उसी तरीके से प्रकृतिवाद को हम पदार्थ जन्य सत्ता स्वीकार करते हैं। प्रकृतिवाद के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पदार्थवादी प्रकृतिवाद, दूसरा यंत्रवादी प्रकृतिवाद और तीसरा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद। जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि डार्विन और लैमार्क के 2 सिद्धांत है, स्पेशली लैमार्क के 2 सिद्धांत है। एक सिद्धांत है जिसे हम सबसे उपयुक्त का सिद्धांत कहते हैं, सबसे उपयुक्त का सिद्धांत कहते हैं, और दूसरा सिद्धांत है जीवन के लिए संघर्ष। सबसे उपयुक्त का सिद्धांत कहता है इस संसार में, इस प्रकृति में वही व्यक्ति जीवित रहेगा जो व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा, और जीवन के लिए संघर्ष का सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगा उसी व्यक्ति का जीवन बचेगा, अन्यथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और उसका जीवन नाश हो जाएगा। इसके बाद देखो, यहां देखिए, यहां पर आदर्शवाद में आध्यात्मिकता थी, यथार्थवाद में आध्यात्मिकता के साथ विज्ञान जुड़ गया, फिर प्रकृतिवाद आया तो विज्ञान जुड़ गया। अब इसी विज्ञान को लेकर के आगे प्रयोजनवादी व्यवस्था का गठन हुआ। प्रयोजनवादी व्यवस्था में देखो, प्रयोजनवाद जो शब्द है ये इंग्लिश के प्रैग्मेटिज्म शब्द से बना। इंग्लिश का प्रैग्मेटिज्म शब्द था, प्रैग्मेटिज्म जो शब्द था ये बना प्रैग्मा शब्द से। प्रैग्मा जो शब्द था इसका जो अर्थ होता है, प्रैग्मा का अर्थ होता है क्रिया या किया गया कार्य। तो जो प्रयोजनवादी व्यवस्था थी वो क्रिया आधारित शिक्षा थी। अब देखिए, जो यहाँ का विज्ञान था, मतलब प्रकृतिवाद का विज्ञान था, प्रकृतिवाद के विज्ञान को प्रयोजनवाद ने ले लिया और प्रयोजनवाद ने प्रकृतिवाद के विज्ञान में विज्ञान आओ करके सीखे जोड़ दिया। मतलब
प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद की प्रक्रिया में प्रकृतिवाद विज्ञान को स्वीकार करता है, इसीलिए आईसीटी की जो शुरुआत हुई वो वहां से हुई। लेकिन उसी में आओ करके सीखे क्रिया आधारित शिक्षा का जो विश्लेषण किया गया वो प्रयोजनवाद में किया गया। प्रयोजनवाद की जो शुरुआत हुई तो प्रयोजनवाद में देखो प्रैग्मेटिज्म शब्द है, प्रैग्मेटिज्म शब्द की सबसे पहली स्थापना जो की वो सीपी पियर्स ने की। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को प्रयोजनवाद में प्रैग्मेटिज्म का पहला खोज करने वाला व्यक्ति माना जाता है। लेकिन बाद में अमेरिका के दार्शनिक जॉन डीवी थे, जॉन डीवी ने इसको सबसे ज्यादा इसका पालन पोषण किया और सबसे ज्यादा पालन पोषण करके इसकी प्रक्रिया स्वीकार की। अब देखो इसका सबसे बड़ा जो थीम बन के आया प्रयोजनवाद का सबसे बड़ा थीम ये है विज्ञान नहीं आओ करके सीखे। इसलिए कहा जाता है कि प्रयोजनवाद एक ऐसा दर्शन है जो पहले से निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों को स्वीकार नहीं करता। प्रयोजनवाद एक ऐसा दर्शन है जो पहले से निर्धारित पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं करता, या एक ऐसा दर्शन है जो पहले से निर्धारित शिक्षण विधियों को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए प्रयोजनवादी सत्ता जो होती है, प्रयोजनवादी सत्ता में परिवर्तनशीलता को स्वीकार किया जाता है। जैसे आपने आदर्शवाद के लिए विचार रखा, यथार्थवाद के लिए वस्तु रखा, प्रकृतिवाद के लिए पदार्थ रखा, उसी तरीके से प्रयोजनवाद के लिए परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब होता है यह एक ऐसा दर्शन है जो आवश्यकताओं की, रुचियों की, योग्यताओं की, समय के डिमांड के अनुसार अपने उद्देश्य बदलता है, अपने पाठ्यक्रम बदलता है, अपनी शिक्षण विधियां बदलता है। मतलब अगर मैं आपको पहले से कोई भी चीज बताऊं तो आप उस पर यकीन ना करो, आपकी आवश्यकता है तो आप उसे करके सीखें, और जब आप उसको करके सीखने जाएंगे तो वही प्रक्रिया परिवर्तनशील सत्ता के रूप में होती है। इन्होंने अपने यहाँ शिक्षक को स्वीकार तो किया, लेकिन शिक्षक जैसे यहाँ पर जॉन डीवी ने शिक्षक की संकल्पना की और शिक्षक को समाज का सुधार करने वाला बताया। यहाँ पर इन्होंने विद्यालय की संकल्पना को स्वीकार किया, और विद्यालय की संकल्पना में आपको पता होगा जॉन डीवी का एक फेमस स्टेटमेंट है, विद्यालय को इन्होंने लघु समाज रूप में स्वीकार किया। तो प्रयोजनवादी व्यवस्था एक परिवर्तनीय सत्ता के रूप में है और यह परिवर्तनशीलता को मानती है, इसलिए पहले से इसमें कोई भी चीज स्वीकार नहीं की जाती। अब देखिए ये चार दर्शन हो गए। सबसे पहले आदर्शवाद हो गया प्राचीन पाश्चात्य दर्शन का। आदर्शवाद का प्रतिपादक आचार्य जो है प्लेटो है, जो आध्यात्मिकता को मानता है। फिर अरस्तु ने आध्यात्मिकता में विज्ञान को जोड़ा और यथार्थवाद स्वीकार किया। फिर यथार्थवाद के बाद विज्ञान के आधार पर प्रकृतिवादी सत्ता की शुरुआत रूसो ने की, और उसी विज्ञान में विज्ञान आओ करके सीखे जब जोड़ दिया गया तो वह व्यवस्था प्रयोजनवादी व्यवस्था हो गई, और प्रयोजनवाद के आधार पर परिवर्तनशील सत्ता को स्वीकार किया गया। जब भी आप ये फिलॉसफी पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ते समय ये ध्यान रखिए कि अगर चारों फिलॉसफी को ऐसे सामने रखकर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये फिलॉसफी कभी भूलेगी नहीं। अदरवाइज होता क्या है कि हम आदर्शवाद पढ़ रहे हैं तो आदर्शवाद याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है। यथार्थवाद पढ़ते हैं तो यथार्थवाद याद रहता है, सब भूल जाता है। प्रकृतिवाद के साथ, प्रयोजनवाद के साथ, सबके साथ यही होता है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, जब हम वहां क्वेश्चन करने जाते हैं तो सब एक जैसे लगते हैं, सिमिलर वे में, और सिमिलर वे में लगने के कारण इसका कोई आंसर सटीक मिल नहीं पाता। इसलिए जरूरी है जब कभी भी आप इन फिलॉसफी को पढ़िए, फिलॉसफी को कंपेयर करके पढ़िए। जैसे अभी तो यहाँ कम दिक्कतें हैं, कम समस्याएं हैं। जब आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ोगे तो इंडियन फिलॉसफी में वर्ड्स इतने